मॉर्निंग बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद के बारे में बताऊंगी। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सामान्य क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है सामान्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। इसे पहचानना आसान होता है क्योंकि वाक्य में एक ही क्रिया होती है। जैसे सरिता ने रोटी खाई, यहाँ पर खाई ये एक ही क्रिया है, इसलिए यह सामान्य क्रिया हो गई। मोहन खेलेगा, यहाँ पर खेलेगा इसमें भी एक ही क्रिया है, तो इस तरह से ये सामान्य क्रिया का उदाहरण हो गया। अगला भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जिस वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का अर्थ ही होता है जोड़। जैसे उदाहरण से समझते हैं, वह बोलता गया। अब यहाँ पर बोलता और गया ये दोनों पद मिलाकर क्रिया का कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए, उसने दूध पी लिया है। अब यहाँ पर पी एक क्रिया हो गई, लिया है ये दूसरी क्रिया हो गई। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर बोलता है और यहाँ पर पी है, और लिया है और गया ये दोनों रंजक क्रियाएं हैं। तो रंजक क्रियाएं जो हैं वो मूल क्रिया के साथ लगकर उनके अर्थ में, इनके अर्थ में, पी के अर्थ में और बोलता के अर्थ में विशेषता ला देती हैं। इस प्रकार से ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण हुआ। अब रंजक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना, डालना आदि ये रंजक क्रियाएं होती हैं। तीसरा है नाम धातु क्रिया। धातु को छोड़कर, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनी हुई क्रिया को नाम धातु कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे अब संज्ञा शब्दों से बनी क्रियाएं, किस प्रकार से ये नाम धातु क्रियाएं बनती हैं? जैसे हाथ, शर्म, लाज, गांठ, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। अब इनसे क्रिया कैसे बनती है? हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, लाज से लजियाना, गांठ से गठियाना। इस तरह से संज्ञा शब्दों से जो धातु बनती है उसे हम नाम धातु कहते हैं। अब सर्वनाम शब्दों से बनी क्रियाएं देख लेते हैं। अपना से अपनाना, रंग से रंगना। उसी प्रकार से हम विशेषण शब्दों से बनी क्रियाओं को देखते हैं। जैसे गर्म, इससे गरमाना, मोटा, मुटाना या मुटवाना, साठ, सठियाना, तोतला, तुतलाना। इस प्रकार से जो नाम धातु क्रियाएं होती हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती है। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा अर्थात किसी को प्रेरणा देना कार्य करने के लिए, नाम से ही हम समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा है, वे क्रिया शब्द जिनके द्वारा कर्ता किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता या दिलवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। तो कर्ता जो है या तो कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है या दिलवाता है किसी और से, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। पहला, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। इस क्रिया में कर्ता स्वयं भी कार्य करने में सम्मिलित रहता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्ता जो है वो किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित तो करता है और साथ में स्वयं भी उस कार्य में सम्मिलित रहता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, मैं आपको पुस्तक पढ़ाऊँगा। अब इसमें पढ़ाऊँगा ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। इसमें मैं करता है और यह पढ़ाने की क्रिया में स्वयं भी सम्मिलित है, इसलिए ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। दूसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक। जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है
कि कर्ता जो है वो स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं होता है, न होकर अन्य किसी से कार्य करवाता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे माँ नौकर से बेटे को झूले झुलवाती है। अब यहाँ पर माँ जो है वो स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं हो रही है, लेकिन वो नौकर को प्रेरित कर रही है बेटे को झूला झुलवाने में। इस तरह से ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। उसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं। वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। तो यहाँ पर वह जो है वह अध्यापक को प्रेरित कर रहा है गीता पढ़वाने के लिए अपनी बेटी को, लेकिन वह स्वयं अपनी बेटी को गीता नहीं पढ़वाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कर्ता जो है वह क्रिया में शामिल नहीं है, वह प्रेरणार्थक यानी दूसरे प्रेरणार्थक से द्वितीय प्रेरणार्थक को प्रेरित कर रहा है। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण हुआ। अब पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। अब यहाँ मूल क्रिया से पूर्व यदि अन्य कोई क्रिया हुई हो तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं। एक होता है जैसे एक क्रिया होती है उसके बाद दूसरी क्रिया होती है, तो जो पहली क्रिया होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। वह खाना खाकर चला गया। अब यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं हैं, खाकर और चला गया। तो पहले जो है वह खाना खाया उसने, उसके बाद वह गया। तो पहले जो कार्य हुआ, जो क्रिया हुई, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। मोहन पढ़कर सो गया। तो यहाँ पर पढ़कर भी क्रिया है और सो गया। तो यहाँ पर पहले जो कार्य हुआ पढ़कर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया की पहचान जो होती है वो क्रिया में कर लगा करके, जैसे खाकर, पीकर, सोकर, उठकर, कर प्रत्यय लगा हुआ होता है, यही इसकी पहचान होती है। इस प्रकार से आप लोगों ने संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद के बारे में जाना। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और क्रिया के रूप के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।